वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जो है वो मेनली राजीव गांधी इरा के बारे में हम पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार है या जो श्रीलंका के क्राइसिस है या जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, हम कोशिश करेंगे उसको कि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरह से जो अब हम कवर करें। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हमारी है, इसकी हमारी क्लास 5th है। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोर टारगेट हमारा यही है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखो जिस तरह से अभी कोई क्लियर नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। ठीक है, अभी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि नोटिफिकेशन कब आएगी और कितनी पोस्टें आएगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो आइडियली अभी जो टाइम है वो मेंस के लिए टाइम है, क्योंकि जितना हम अभी कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, उतना ही जो है वो हमें प्रॉफिट होगा मेंस के टाइम पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द 5 ईयर प्लान, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो आया था 1951 से लेकर 1956 तक। और ये जो 5 ईयर प्लान सिस्टम है, ये प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और 2015 में इसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। प्लानिंग कमीशन का जो ये मॉडल है, हम कहाँ से लेकर आए थे? यूएसएसआर से। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है वो अगर हम बात करें तो हमारी जो जीडीपी थी, ठीक है, वो कितनी थी? 3.6%। और हमने टारगेट जो है वो 2.1% का किया था। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, काफ़ी जगह जो है वो मतलब चेंज भी इसमें किया गया है। तो एज पर द रिसेंट सोर्सेज, ठीक है, ये जो है वो 3.6 है। और हरनोड दोमर मॉडल जो है वो कहा जाता है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसको क्या कहा जाता है? हर रोड दोमर मॉडल। और सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 61 के बीच में था। इसको कहा जाता है पीसी मेहलनोबिस प्लान। इसमें फोकस किया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, प्लस साथ में पब्लिक सेक्टर। यानी कि यहाँ पर कोशिश की गई कि कैपिटल गुड्स को बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्रीकल्चर करने में भी जो है वो आसानी हो। देन उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई है, और ये कहा गया है कि एक तरह से अगर हम इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। यहाँ पर जो हमारी जीडीपी रहती है दैट इज़ 4.27%, और हमारा जो टारगेट था वो था 4.5% का। देन उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान, ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। 1961 से लेकर 1966 तक जो थर्ड 5 ईयर प्लान रहा था, जिसमें हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, प्लस साथ में यहाँ पर वीट प्रोडक्शन पर जो हमारा टारगेट था, क्योंकि हमारे पास जो है वो फूड शॉर्टेज थी। देन पंचायत इलेक्शन के बारे में यहाँ पर जो वो बताया गया है रिगार्डिंग लाइक, तो फिर जब पंचायत इलेक्शन की बात आती है तो फिर कहा गया है कि ग्रास रूट लेवल पर जो है वो डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाना है। देन जीडीपी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हमारी जीडीपी थी वो थी 2.4%, और जो हमारा टारगेट था वो था 5.6%। ऐसा क्यों हुआ? इतनी कम जीडीपी क्यों हुई? क्योंकि जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है, यहाँ पर क्राइसिस थे, दो लड़ाइयाँ हुई है, एक चाइना के साथ एक पाकिस्तान के साथ। फूड शॉर्टेज थी, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट मानसून अच्छी नहीं हुई थी, इस वजह से। देन उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज यहाँ पर काफ़ी देखी गई है। प्लस 1964 में अगर हम बात करें तो पंडित नेहरू जी की भी डेथ हो जाती है, देर आफ्टर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी आओ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें नेहरू की डेथ के बाद जे एल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है वो क्या बनते हैं? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुरारजी देसाई कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन जो सिंडिकेट थे वो सपोर्ट करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। सिंडिकेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है, सिंडिकेट क्या? लैंग्वेज ग्रुप। जनरली इसमें रेड्डी सर और अगर हम बात करें पटेल, ये दो इन्वॉल्व थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो स्लोगन लाते हैं जय जवान जय किसान का। ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये भी याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ है? थर्ड 5 ईयर प्लान में, जिसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया था, और हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया था यहाँ पे हाई लेवल पर। और जो ये फर्स्ट फेज रहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये नॉर्दर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न जो है वो आपका यूपी, इस रीजन में जो है वो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। देन उसके बाद तीन हॉलीडे प्लान्स आते हैं 1966 से लेकर 69 के बीच में। और यहाँ पर ये हॉलीडे प्लान इसलिए आए क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था। ठीक है, ड्यू टू द क्राइसिस वो फेल हो गया, अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो एक एक साल की प्लानिंग करते हैं, और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं दैट इज इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे ये कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए थे, लेकिन
ठीक है, शुरुआत थी उनकी। यहाँ पर मोरारजी देसाई ने जो है वो काफ़ी जो है उनको चैलेंज किया है। देन उसके बाद फोर्थ फाइव ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1969 से लेकर 74 के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इस टाइम पे हो रखी है। प्लस बैंक्स को नेशनलाइज किया था। इनिशियली जो 14 बैंक को यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था, बाद में 1980 में 6 को, और टोटल 20। देन उसका ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया था थर्ड फाइव ईयर प्लान में, उसको एक्सपैंड किया गया, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी इंक्रीज जो है वो देखा गया। प्लस ड्रफ सरकार को ये पता चल गया था कि अभी अगर मानसून अच्छा नहीं हो रहा है तो दैट नॉट मीन्स कि एग्रीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, तो जो ड्रफ एरियाज है उसको एड्रेस किया जाएगा, यानी कि ड्रफ प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है वो सरकार ने यहाँ पर शुरू किया था, ताकि जो गरीबी हटाओ का जो टारगेट है उसको जो है फुलफिल किया जा सके। देन उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट एक कहा जाता है कि जैसे अपोजिशन जो ग्रैंड अलायंस हुई थी अगेंस्ट द इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहा था इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे गरीबी हटाओ। जीडीपी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारी जो है वो 3.6 रहती है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 5.6, लेकिन उतनी अचीवमेंट हमें नहीं मिली फोर्थ फाइव ईयर प्लान में। देन उसके बाद आता है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ये आता है 1974 से लेकर 78। एक तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। उसके बाद ये इमरजेंसी पीरियड भी रहता है 1975 से लेकर 77। उसके बावजूद भी इमरजेंसी भी लगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, फिर भी जो है वो हमारी जो जीडीपी है वो कितनी रहती है, 4.8% इंक्रीज हुई है। हमने टारगेट किया था 4.4 का, लेकिन हम 0.4% इंक्रीज यहाँ पर, यानी कि अच्छी जो है वो जीडीपी ग्रोथ देखी गई। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जो है वो 1978 में आफ्टर द इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो ये फाइव ईयर प्लान था ये सही नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अपना ही जो है वो एक तरह से जो है वो प्लान लेकर आते हैं, जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान। 1978 से लेकर 1980 के बीच में मोरारजी देसाई कोalition गवर्नमेंट जो है वो रूल करते हैं, लेकिन वो ये कि मेजोरिटी लूज कर जाते हैं और सरकार गिर जाती है, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और आफ्टर दैट जब इंदिरा गांधी जी दोबारा सरकार में आते हैं, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं रूलिंग प्लान को, कहते हैं कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था। देन उसका सिक्स फाइव ईयर प्लान आता है 1980 से लेकर 85 तक, और इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिक लिबरेशन की शुरुआत होती है। तो जो हमने रिफॉर्म्स एलपीजी, जो रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे 1991 में, तो वो जो रिफॉर्म्स है ना, उनका बेस यहाँ से बनना शुरू होता है। प्लस फैमिली प्लानिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे की जाती है, ताकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है, उसको एड्रेस किया जा सके। फिर जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स थी ना, वो मैक्सिमम जो है वो प्लानिंग सिस्टम की तरफ चलती है, वो फैमिली प्लानिंग सिस्टम को अडॉप्ट करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में स्टिल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, अभी भी इंक्रीज हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है, टोटल 20, याद रखना ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। देन उसका नबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, 1982 में। और रिकमेंडेशन अगर हम बात करें तो शिवरामन कमेटी थी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो नबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिक नबार्ड के बारे में साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो नबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के अंडर बनाया गया था। कब? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये एक स्टेटरी बॉडी है, यानी कि ये कानून एक कानून के थ्रू बन रखी है। एक्ट था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंडर इसको बनाया गया। देन इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू करा था। ई शक्ति, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव है, जो कि 2015 में शुरू किया था। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जनरली अगर हम बात करें तो जो काम आरबीआई रूरल डेवलपमेंट के लिए कर रहा था ना, वो सारा का सारा किसको दे दिया? नबार्ड को दे दिया। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, नबार्ड कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं देता फार्मर को। नबार्ड कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं देगा। नबार्ड पैसे देता है कॉपरेटिव्स के थ्रू, आरआरबीज के थ्रू, या अदर इनिशिएटिव्स के थ्रू। डायरेक्ट पैसा कभी भी जो है वो नबार्ड जो है वो फार्मर को नहीं देगा। और ये सभी इनिशिएटिव याद रखना। इनसे एक पॉइंट और भी क्लियर होता है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे को मार्केट में लेकर जाना। देन उसके बाद जो हमारा ये फाइव ईयर प्लान रहता है, इसमें जीडीपी जो है वो 5.7% थी, और हमने टारगेट किया था 5.2%, यानी कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ट्रैक पर उतर गए थे। फिर उसका नेक्स्ट आता है सेवंथ फाइव ईयर प्लान। तो 1984 का याद रखना, जो आपके इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंजाब क्राइसिस थे वो कौन से जो है वो फाइव ईयर प्लान में आए हैं, तो वो सिक्स्थ में आए हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में जो है वो किया गया।
देन उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1984 में पहले तो देखो डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, उनको असैसिनेट कर देते हैं। उसका 1985 में राजीव गांधी जो है वो एज एन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और यहाँ पर जब राजीव राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, 404 सीट लेकर आए थे। फोकस किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की तरफ। ये एक तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखो एक बार हमने बात करी थी 2nd 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर भी बात की जा रही है सेकंड जो है वो सेकंड टाइम यहाँ पर बात की जा रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की तरफ, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू किए जाते हैं। प्लस एक टारगेट किया जाता है कि सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो हमें बनानी है 2000 तक, यानी कि भारत को एक सेल्फ सस्टेन्ड बनाना है 2000 तक का हमारा जो टारगेट रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जीडीपी की अगर हम बात करें तो 6.01%, ठीक है। हमारा टारगेट कितना था 5% का। हमने कहा था 5% ग्रो करेंगे टारगेट, लेकिन हमने कितना ग्रो किया एग्जैक्टली 6%, ज़्यादा इंक्रीज किया। तो दैट मीन्स ये भी जो है वो जो ये पूरा प्लान रहा, ये इसमें जितने भी हमारे इनिशिएटिव थे वो फ्रूटफुल रहे। उसका नेक्स्ट आता है 1990 से लेकर 1992, दो एनुअल प्लान आते हैं इसमें, ठीक है। और क्यों? अगेन देखो 1991 में क्या हुआ था, राजीव गांधी जी को भी मार दिया गया था, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज थे वो सिर्फ कुछ दिन का बचा था। तो फिर यहाँ पर वो देश का सोना जो है वो गिरवी रखते हैं मनमोहन सिंह जी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं, और देर आफ्टर इंडिया जो है वो वन ऑफ द लीडिंग जो है वो इकोनॉमी आज के टाइम पे बन गए। सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है, तो देखो सोशल अनरेस्ट क्रिएट होने के कुछ कारण थे। एक तो पहला बाबरी मस्जिद था, दूसरा कॉमनल राइट्स शुरू हो गए थे, और थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज शाहबानो केस। ये तीन इंपॉर्टेंट केस इश्यूज है। एक तो देखो राजीव गांधी जी को मार दिया, कॉमनल राइट्स हो गए, बाबरी मस्जिद केस और शाहबानो। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है। देन उसके बाद क्या होता है, देखो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी के एक टेन्योर की बात करते हैं। पहले हमने बात करी थी 1966 से लेकर 1977 तक। तो अब हम एक और फेज की बात करते हैं, दैट इज 1980 टू 1984, ठीक है। इसके टाइम मतलब इस टाइम पे सबसे पहला जो इवेंट आता है ना, दैट इज असम क्राइसिस। हमने पढ़ा था 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लगी हुई थी, तो उस टाइम पे करीब 10 लाख के जो है वो अराउंड लोग जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए थे कि हमें भारत में ऐड होना है। दैट मीन्स रिफ्यूजी क्राइसिस। अब वो किस रीजन में ऐड होते हैं, उनके पास एक ऑप्शन था असम, क्योंकि उस टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट था वहां पर सेपरेट जो है वो स्टेट्स नहीं बनी थी, वो पूरी एक असम ही थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1979 से लेकर 1985 तक ये आसाम क्राइसिस चलते हैं। कारण क्या थे इसका? पहला था अंडर डेवलपमेंट। जो आसाम की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा कि सर हम तो अभी भी गरीबी में, आप कह रहे हो कि जीडीपी 6 पॉइंट जा रही है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो वहीं पर ही एक्टिव है, ठीक है। लिमिटेड फंड, हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। सोशल क्राइसिस अलग चल रहे हैं, एक तो हम लोग ट्राइब्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन और मैक्सिमम ट्राइबल रीजन है, और फिर ऊपर से आउटसाइडर्स की एंट्री हो रही है, तो हमें इफेक्ट पड़ रहा है ट्राइबल एरिया में। आउटसाइडर्स एंट्री इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज और इकोनॉमी पे ना मैक्सिमम कंट्रोल किसका था, बड़े लोगों का, वो बाहर से थे। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टेट है ए, ठीक है, उस स्टेट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो स्टेट बी से आए हैं। अब जो स्टेट ए में जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि देखो सारे रिसोर्सेज पर, सारी लेबर पर, सब पर जो है वो आउटसाइडर्स का कंट्रोल हो गया। तो डेफिनेटली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने वॉइस तो रेज करनी है। और एक जो कारण रहता है दैट इज रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी मतलब जो आउटसाइडर्स जो है वो लाइक बांग्लादेश से लोग जो है वो भारत में एंट्री कर रहे थे। फिर इसमें कुछ और रीजन भी रहते हैं, ठीक है, एक यही रीजन नहीं रहता। एक तो रहता है इलीगल माइग्रेशन, ठीक है, दूसरा बांग्लादेश वॉर, उसकी वजह से भी काफी माइग्रेशन हुई थी। थर्ड आता है सब रीजनलिज्म। सब रीजनलिज्म जैसे आज के टाइम पे जो 4 5 डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से अगर हम बात करें तो दैट ये देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, और ये वाला जो रीजन हो गया इधर अगर हम बात करें तो सिक्किम, और यहाँ से हो गया वेस्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम हो गया, ये हो गया भूटान। तो यहाँ ये जो इधर वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आज भी डिमांड करते हैं कि हमें बोडो रीजन अलग चाहिए। तो बोडो लैंड इशू एक कॉमन एग्जांपल रहता है कि सब रीजनलिज्म की वेव जो है शुरू हो जाती है। तो ये जो कुछ कारण थे ना, इलीगल माइग्रेशन स्पेशली, इससे तीन इम्पैक्ट पड़ रहे थे। एक तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, पैसा नहीं, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके पास तो पैसा नहीं आ रहा। दूसरा कल्चर का नुकसान हो रहा था लॉन्ग टर्म पे। अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी रीजन की बात करते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो ओल्ड डीसी ऑफिस,
ठीक है, जो ओल्ड डीसी ऑफिस है उसको डीसी ऑफिस कहा जाता था, अभी उसका नाम ओल्ड डीसी ऑफिस पड़ गया। और अब हम लोग क्या, हमें तो पुरानी आदत है कि हम डीसी ऑफिस बोलते हैं उसको, लेकिन बहुत ऐसे रीजन होंगे आपके साइड पे, ठीक है, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन है ना वो उसको मशरूम चौक बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मशरूम बनी हुई है, तो अब उसका नाम मशरूम चौक पड़ गया है। तो इस तरह से इससे क्या हो गया कि कल्चरल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी लॉस, कल्चर लॉस, ठीक है, आइडेंटिटी, जगह का नाम बदल गया। तो वैसे ही अगर मान लो एक बारी में 1,000 लोग आए, तो 1,000 लोग यहाँ पर सेटल हो गए, वो 5,000 हो गए, उसके बाद पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी, 5,000 हो गए, फिर 10,000 हो गए, तो 10,000, फिर 10,000 का जो यहाँ के जो लोग थे उसमें रल मिल गए, तो फिर वो इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि आइडेंटिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी इंडिजीनियस जो हमारा कल्चर था वो इफेक्ट होगा। देन उसके बाद एक यहाँ पर और भी रहता है कि इंसर्जेंट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई थी, जैसे बोडो लैंड मूवमेंट, ठीक है, ये अपना सेपरेट डिमांड कर रहे थे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये बन जाता है ग्रुप। दिमसा ट्राइबल ग्रुप और करबी ट्राइबल ग्रुप, ये ट्राइबल ग्रुप्स आपस में भी लड़ रहे थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1979 में ना, ये कहा जाता है ऑलमोस्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द इलीगल माइग्रेंट जो है वो रजिस्टर्ड वोटर बन गए आसाम में, क्योंकि इलेक्शन होने थे, और इलेक्शन के टाइम पे ऐसा चलता रहता है कि इलीगल वोट्स वगैरह कंसेप्ट आता रहता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो है वो वोटर्स बन गए हैं। अब वो वोटर्स बन गए तो इससे क्या हुआ कि कोशिश ये की जा रही थी, ये सोचा जा रहा था वहां के लोगों के द्वारा कि अगर इतने सारे लोग जो बाहर से आए हैं वो वोट करेंगे तो हमारे तो वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा, जो भी सरकार बनेगी वो सिर्फ इनकी सुनेगी, फिर हमारी तो सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनती है एक, और दूसरा असम लोकल ऑर्गेनाइजेशन। जब ये बनते हैं तो फिर ये सरकार को कहते हैं असम की कि देखो सीधी सी बात है, बॉर्डर सील करो पहले तो, कोई बंदा अंदर नहीं आना चाहिए, ये कहते हैं सिंपल। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ये कहते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जिनके पास वोटर्स बन गए हैं, कुछ भी बन गया, उनको रोको, आइडेंटिफाई करो, और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनको वापस भेजो, डिपोर्ट करो, और दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाओ। ये इलेक्शन तो गलत हो रखे हैं, जिसमें वोटर्स की अगर हम बात करें तो वो तो इलीगल है। तो सबसे पहले इलीगल्स को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करो। तो फिर क्राइसिस फेज कैसे शुरू होते हैं, कोर्स ऑफ क्राइसिस में अगर हम बात करें तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बननी शुरू हो जाती है इससे, ठीक है, जिस तरह से डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगते ही वॉलेंट क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये वॉलेंट क्लैशेस कब एथनिक कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता, और फाइनली क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो जाती है। अब ऑप्शन में आया कि समझौता करना है, तो फाइनली क्या होता है, फिर असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 में। अब ये असम अकॉर्ड क्या था और इसमें क्या डिसीजन लिए गए वो समझते हैं। देखो असम अकॉर्ड अगर हम बात करें, इसमें जो फीचर्स आते हैं वो पहला आता है कि 1951 से लेकर 1961 तक जितने भी लोग असम में हैं उनको वोट डालने का अधिकार भी है, प्लस उनको फुल सिटीजनशिप दी जाएगी। देन उसके बाद 1961 से लेकर 1971 के बीच में जितने लोग आए होंगे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा 10 साल के लिए, 10 साल बाद वो वोट डाल सकते हैं। आफ्टर 1971 जितने भी लोग आए हैं उनको वापस भेजो, डिपोर्ट करो, दैट इज एनआरसी। और अप्रोक्सीमेटली पहले जो आई थी उसमें 40 लाख के अराउंड थे, फिर उसके बाद 2 लाख के अराउंड है जो इलीगल है, जिनको बाहर भेजना है, लेकिन भेजे कहाँ ये भी नहीं पता। फिर सोल्यूशन क्या रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो सबसे पहला रहता है कि रीजनल डेवलपमेंट करनी बड़ी जरूरी है। रीजनल डेवलपमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो डेफिनेटली सबको काम मिलेगा। पीसफुल टॉक्स, जैसा कि असम अकॉर्ड किया गया, ऐसा ही डिसीजन लिया जा सकता था। और जो इलीगल माइग्रेंट है उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, इलीगल माइग्रेशन सबसे बड़ा कंसर्न है, इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि माइग्रेंट्स की वजह से कल्चर, इकोनॉमी और आइडेंटिटी तीनों का नुकसान हो सकता है। उसके बाद ऑटोनॉमी देने की जरूरत है बहुत इस रीजन को, जिसके लिए ऑटोनॉमस काउंसिल भी बनाई गई थी। और ये इलीगल माइग्रेशन को चेक करने के लिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये था यहाँ पर, अब ये आसाम में एक्टिव है। प्लस आसाम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल भी एक्टिव है, ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करते हैं किस कौन इंडियन सिटीजन है कौन नहीं। ऑटोनॉमस काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और ये बनाई गई, और 6th शेड्यूल में जो है वो आसाम को इंक्लूड किया जाता है, अलॉन्ग विद आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देन उसके बाद पंजाब क्राइसिस, तो ये देखो असम अकॉर्ड साइन होता है, ये सभी डिसीजन के बाद असम का जो इशू था वो सॉल्व हो जाता है। फिर बात करते हैं पंजाब क्राइसिस की। अब देखो पंजाब क्राइसिस में जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। कहानी क्या है इसकी और कारण क्या है? तो सबसे पहला तो कारण ये है ना कि पंजाब 1947 पर चलते हैं अगर हम। पंजाब का डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना, ठीक है, वेस्ट बंगाल का डिवाइड हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि पंजाब ने भी डिमांड करी कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे जो है वो एक अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाई जाए। क्यों? क्योंकि देखो 1920 में बनी थी अकाली अकाली दल, ठीक है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थी और अकाली दल। तो ये जो अकाली दल है ना, ये अपनी मेजोरिटी को लूज कर रहा था एक तरह से। तो फाइनली क्या होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि एक जो है वो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होनी चाहिए, पहला ये कहते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि सरकार ये देखती है कि ये लिंग्विस्टिक ग्राउंड नहीं है, ये कॉमनल ग्राउंड है, और हिंदू और सिख हो सकता, वर्सेस हिंदू वर्सेस सिख हो सकता है, ठीक है, ऐसा जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट देखती है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस जो डिमांड थी इसको डिनाई कर देती है। अब जब ये डिनाई कर दी, इससे क्या हुआ, अकाली तो ऑलरेडी जो है वो इलेक्शन में हार रहे थे, तो इससे ना कॉमनल पॉलिटिक्स वो शुरू कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। जब वो रेगुलर इलेक्शंस में फेल हो रहे थे, तो कॉमनल पॉलिटिक्स मतलब एक तरह से उनका टारगेट यही था कि पंजाब को एक सेपरेट स्टेट बनाना है, लेकिन लिंग्विस्टिक ग्राउंड को वो कॉमनलिज्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, राइट शुरू हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि इनिशियली जो सेपरेट मतलब ये जो डिमांड थी ना सेपरेट, जैसे हमने बात करी कि आपका जो है वो आंध्र प्रदेश बनाएगा तेलुगु स्पीकिंग, तो वैसे ही जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनना था, तो पंजाब का जो रीजन था, इन्होंने भी कहा कि हमारे बारे में भी सोचो और एक सेपरेट स्टेट बना दो। लेकिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया 1956, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब इससे क्या हुआ कि एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया अकालीज में, एक तो वो इलेक्शन भी हारे थे, दूसरा उनके जो है वो बात भी एक्सेप्ट नहीं करी। प्लस पंजाब में ना पेप्सू वाला रीजन मर्ज कर दिया, पटियाला वाला जो रीजन है ये भी मर्ज हो गया। अब क्या हुआ कि पंजाब में दो ग्रुप बन गए, एक हिंदी स्पीकिंग और एक पंजाबी स्पीकिंग। अब कॉमनल क्लैशेस शुरू हो गए, क्योंकि जनरली क्या है कि ये तो होता है ना कि एक तरफ जो है वो रीजन डिमांड कर रहा है कि सेपरेट स्टेट बनाओ, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, वो क्या करते हैं कि वॉइस रेज करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करते हैं, डिफरेंट ट्राई करते हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट नॉट सेटिस्फाइड। गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती और नहीं एक्सेप्ट करती कि पंजाब को सेपरेट स्टेट बनाना है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि एक तरफ से हिमाचल प्रदेश कह रहा था कि मुझे फुल फ्लैश स्टेट बनाओ, और सेकंड क्या होता है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थी, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग रीजन था पंजाब का, वो भी कहते हैं कि हमें सेपरेट रीजन बनाओ। तो फाइनली क्या होता है कि हरियाणा ने जब डिमांड करी, तो 1966 में जो है वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें हिली रीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास चला जाता है, और जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है वो चला जाता है हरियाणा के पास, एक सेपरेट स्टेट जो है वो बन जाती है। तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। देखो ये तो कुछ कारण रहते हैं, सिर्फ एक कारण रहता है लिंग्विस्टिक ग्राउंड, याद रखना, लिंग्विस्टिक ग्राउंड को कॉमनल ग्राउंड बनाकर रिप्रेजेंट किया, तो डेफिनेटली किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली जब हरियाणा की बात आई कि हरियाणा ने कहा कि मुझे हिंदी स्पीकिंग एक अलग से बनना है, और पंजाब ने, हिमाचल ने भी कहा कि मुझे भी अब जो है वो आप रीजन दो, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो हिमाचल, जो पंजाब का जो हिली एरिया था वो हिमाचल के पास चला जाता है, और जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है वो बन जाता है हरियाणा। ये तो बेसिक कारण थे। इसके बाद अदर रीजंस भी थे। पहला था अनएम्प्लॉयमेंट। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल होता है। देर इज़ नो डाउट कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब एक वेल्थी स्टेट बना, इट इज़ एक्सेप्टेड, बट लेकिन ये सीजनल था, ठीक है। दूसरा, शुरू में सीजनल था, ध्यान रखना, ड्रफ, एग्रीकल्चर तब तक अच्छा होगा जब तक जो है वो मानसून हो रही है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो पानी की कमी रहेगी, एग्रीकल्चर में जो है वो कमी देखी जा सकती है। थर्ड, इन्फ्लेशन, प्राइसेस बहुत हाई हो रहे थे, तो ये भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से जो है वो कॉमनल क्लैशेस जो है वो पंजाब में शुरू होते हैं। अब हुआ क्या, 1984 में ये क्राइसिस किस तरह से रेज हुए? तो देखो, जब अकाली मूवमेंट यानी कि अकाली जब राइज करना शुरू करते हैं ना पंजाब में, आफ्टर द फेलियर, इलेक्शन में हारने के बाद, तो यहाँ पर एक और पर्सनालिटी राइज करता है, दैट इज जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक तरह से ये कहा जाता है कि इसको पंजाब में प्लांट किया गया अगेंस्ट द अकालीज, ठीक है, बट लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई और कम्युनल राइट शुरू हो गए। अब ये कम्युनल राइट जब शुरू हुए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरवीन करने की कुछ सोची, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरवीन करने की सोची। तो फिर यहाँ पर एक ऑपरेशन आता है, दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था। और इसमें ये कहा जाता है कि बहुत सारे सिविलियन मारे गए थे, और इवन लाइक जो अकाल तख्त है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द अकाल तख्त। फाइनली क्या होता है कि यहाँ से इसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड असिस्नेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एंटी सिख राइट जो है वो शुरू हो जाते हैं। एंटी सिख राइट होने के बाद, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और 2,
ये दोनों शुरू किए गए। और 1993 में ये कहा जाता है कि पंजाब से जितना भी टेररिज्म था वो खत्म हो गया था। 1993 तक जो है वो आते आते सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सिंपल है बिल्कुल, कोई कहानी इसमें और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता। सिंपल सा पूछा जाता है रिगार्डिंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार, या हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डिमांड रखी गई थी और कॉमनवेल्थ राइट्स की वजह से जो है वो क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। हम एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सिविलियन लोग मारे जाते हैं, आम लोग इसमें मारे जाते हैं। पॉलिटिशियंस या जो लेफ्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, उनका उनका कुछ नहीं जाता, आम आदमी इफेक्ट होता है। देन उसके बाद राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। 1984 से लेकर 1989 तक जो है वो एज एन प्राइम मिनिस्टर 404 सीटें लेकर आए थे। जब ये लेकर आए यहाँ पर, तो इनके एक मेन एडवाइजर हुए, दैट इज सैम पित्रोदा। ठीक है, ये इनको फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए। देखो, सबसे पहले वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क के रिगार्डिंग, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का टारगेट क्या था? एक तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर सीजनल है, लेकिन मिल्क की अगर हम बात करें तो 12 मंथ रहेगा, तो मतलब फार्मर्स के पास ऑफ सीजन भी कुछ ना कुछ जो है वो इनकम का सोर्स रहेगा। ड्रिंकिंग वाटर मिशन यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर ये पता चल गया था कि भाई पीने का पानी कम है, तो उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन का यहाँ पे टारगेट था। और ये कोशिश की गई कि हर घर तक जो है वो पाइप, या मतलब लाइक जितने भी आपके जो है वो एक कॉमन प्लेस होता है वहां तक जो है वो पाइप के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाए। लिटरेसी मिशन शुरू होता है, भारतीयों को पढ़ाना शुरू किया जाता है। ठीक है। एक्सपेंडिंग ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन की तरफ हमने टारगेट किया और हमने कहा कि हम अपना भी जो है वो ऑयल, क्रूड ऑयल बनाएंगे। ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है, स्पेशली चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में। और ये कहा जाता है कि फर्स्ट, मतलब यहाँ पे एक टारगेट लिया गया था कि एक फोन हर विलेज में होगा। पुराने समय में बात करें ना, कि बात करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता, लाइक जैसे एसटीडी सिस्टम होता था, अब तो शायद बहुत रेयर ही कहीं यूपी या बिहार वाली साइड पे होगा कहीं एसटीडी, बट लेकिन एसटीडी सिस्टम भी एक्टिव था। मे भी शायद आप लोगों को ध्यान है। हाँ, तो वो एसटीडी सिस्टम, अंकिता मैम आपको पता है? आप थोड़ी यंग जनरेशन के हो ना। एसटीडी सिस्टम होता था एक, वहां पे एक फोन लगा होता था, फिर उसमें कॉइन डाल के बात करते थे, मतलब पैसे देकर इतने मिनट की बात करनी, ऐसा कुछ। हाँ। तो फिर इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 की, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो ये भी याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर शुरू किया जाता है, ताकि जो है वो एजुकेशन इंश्योर करे, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन। फिर उसका कंसेप्ट ऑफ नवोदय विद्यालय यहाँ पर काफी एक्सपेंड हुआ। जवाहर रोजगार योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होती है, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, बट कामयाब नहीं हो पाता उतना। सेपरेट एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी राजीव गांधी जी के टाइम पे बनी है, एक पॉइंट ये। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 1986 का, तो वो भी याद रखना। देन उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसमें जो है वो दल बदलू सरकार वाला 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। और इस शेड्यूल के अंडर जो है वो फिर अगर कोई इलेक्शन के बाद कोई सरकार बदलता है, अब मतलब पार्टी बदलता है, तो फिर वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, या वो उसकी सीट को जो है वो स्पीकर क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे ये काम की नहीं है। ठीक है, इस बंदे ने धोखा दिया, ऐसे करके याद रखना। ठीक है। और स्पीकर के पास ये पावर होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर मान लो इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई जो है वो हटाना है किसी भी एमएलए एमपी को, तो उसकी पावर, एमपी को उसकी पावर किसके पास होती है? जब इलेक्शन माल प्रैक्टिस होती है तो उसकी पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास तो होती है, लेकिन करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये, मतलब ये माना गया था कि गंगा को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर क्लीन गंगा मिशन भी शुरू किया गया था। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल वॉर इन श्रीलंका। बहुत सिंपल और बिल्कुल इजी, मतलब वे में बताता हूँ। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया, लेकिन श्रीलंका कॉलोनी था ब्रिटिश की। और यहाँ पर ना चाय बहुत अच्छी होती है। अब चाय तो होती है, लेकिन श्रीलंका तो एक टापू है, आइलैंड रीजन है। ठीक है, हमारा कल्चरल जो है वो, अगर हम बात करें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कनेक्टेड है श्रीलंका के साथ। अशोका ने भी बुद्धिज्म को एक्सपैंड करने के लिए जाओ अपने बेटे को भेजा था श्रीलंका। अब देखो क्या होता है कि कॉलोनियल टाइम में, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तमिल तमिलनाडु से तमिल स्पीकिंग पीपल को कहाँ पर लेके जाते हैं? श्रीलंका, टी प्लांटेशन के लिए। ठीक है।
ये लोग 50 साल 100 साल से वहीं रह रहे थे, इनके बच्चे आगे पूर्वज आगे 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 की जनरेशन वह सब वहीं रह रही थी, वहीं पर ही रहते नहीं, श्रीलंका में रह रहे थे। और श्रीलंका में भी कहाँ पे, नॉर्दर्न श्रीलंका। अब हुआ क्या, ये लोग वहां पे रह रहे हैं, श्रीलंका आजाद हो गया। ठीक है। और जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तमिल स्पीकिंग जो श्रीलंका में लोग रहते हैं, उनको कहा जाता है स्नेलिस। ये मजे से वहां पे रह रहे थे, सरकार बदल गई, इनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के गवर्नमेंट ने वहां पर कहा कि जब नई सरकार बनी वहां की, मतलब वहां के लोगों ने जब आगे गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इंडिजिनस लोग नहीं हैं, इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इनको राइट्स नहीं मिलेंगे। अब कोई लोग, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन एक जगह पे 100 साल 200 साल से रह रहा है, तो डेफिनेटली बात है ना, उसके जो आने वाले वंशज होंगे वो ये बोलेंगे ना कि हम तो हिमाचली है, या हम पंजाबी है, या हम उत्तराखंड से रह रहे हैं, तो वो यही बोलेंगे। तो डेफिनेटली ये लोग कह रहे थे कि हम यहीं रह रहे हैं, हम यहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो ये हमारी जगह है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है, बट लेकिन इशू सॉल्व नहीं होता। फाइनली क्या होता है कि सरकार क्या करते हैं कि तमिल लिटरेचर था उसको बैन कर देती है, प्लस साथ में तमिल लिटरेचर को बैन कर दिया, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट्स तो दिए ही नहीं, सिटीजनशिप नहीं दी। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो उनको लगा कि हमारी कल्चर और जो हमारी आइडेंटिटी है वो खतरे में है। इन्होंने वॉइस रेज करनी शुरू कर दी। और जब वॉइस रेज करनी शुरू करी तो इन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम था लाइट, LITE, याद रखना, लाइट ग्रुप है बनाया। कब बनाया, 1976 में। और सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज करनी शुरू कर दी। इनकी जो तरीका था वो था सेल्फ स्टाइल नेशनल मूवमेंट। सेल्फ स्टाइल नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जो कि तमिल लोगों ने शुरू करी थी। ठीक है, लाइट ग्रुप का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब मूवमेंट सरकार के अगेंस्ट शुरू हो गई। ठीक है। तो तमिलनाडु की जो सरकार, जो आपके ये तमिल स्पीकिंग जो लोग थे, जब इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, तो श्रीलंका की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन लिबरेशन शुरू किया 1987 में। और ये कौन से रीजन में क्या था, जफाना वाले रीजन में, जहां पे नॉर्दर्न जो आपका जो श्रीलंका हुआ उस रीजन में। इतना ब्रूटल सप्रेशन हुआ है ना यहाँ पे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया के ऊपर प्रेशर बन गया था कि आपके लोग हैं वहां पे, कुछ करो। फाइनली क्या होता है कि इंडिया इंटरवीन करता है, इंडिया की आर्मी वहां पे जाती है, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको कहते हैं अकॉर्ड साइन होता है। और इसमें कहा जाता है कि अभी रोक दो, जितना लड़ाई हो रही है, सीज फायर एक लगाई जाती है सबसे पहले, और नॉर्दर्न और जो साउदर्न श्रीलंका है उनको मर्ज कर देते हैं। प्लस साथ में ये कहते हैं कि अगर कभी भी श्रीलंका को जो है वो आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया हेल्प करेगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जो आपका लाइट ग्रुप था इसको डिसॉल्व कर देते हैं, और ये कहते हैं कि जितने भी इनके पास आर्म्स है, हथियार है, वो सभी को सरेंडर करेंगे। इंडियन आर्मी की इंटरवीन होती है, इंटरवेंशन होती है। और ये कहते हैं कि जो लाइट ग्रुप है वो सरेंडर करेगा, और जो आपका साउदर्न और जो नॉर्दर्न श्रीलंका है वो दोनों जो है वो यूनाइट हो जाएंगे, एक प्रोविंस बना दिया जाएगा। और श्रीलंका की जो सरकार है उसको भी थोड़ा वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा तमिल स्पीकिंग लोगों के। तो एक्सेप्टेड ऑल सही रहता है। फिर इंडियन आर्मी वापस आनी शुरू करती है फेज मैनर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये लाइट ग्रुप था, इनको ये लगता है कि राजीव गांधी की जो सरकार है दैट वाज इन फेवर ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, नॉट द तमिल पीपल। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनल जो रिजल्ट रहता है इसका वो ये रहता है कि राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर देते हैं लाइट ग्रुप के कुछ लोग 1991 में। अगेन क्लैशेस शुरू, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लाइट ग्रुप ने क्या किया, अगेंस्ट वॉइस रेज करनी शुरू कर दी। फिर क्या होता है उसके बाद कि 2000 में ना, 2002 में नॉर्वे की एंट्री होती है बाहर से, और नॉर्वे जो है वो एज अ मेडिएटर सीज फायर लगवा देता है। ठीक है। बट लेकिन प्रॉब्लम फिर भी पेंडिंग रहती है, सॉल्व नहीं होती है, छोटे छोटे क्लैशेस होने लग जाते हैं। श्रीलंका की सरकार इससे परेशान हो गई थी, उन्होंने कहा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, एक फुल फ्लैश्ड जो है वो अटैक शुरू करते हैं 2008 में। और फाइनली क्या होता है कि जो लाइट ग्रुप है ऑफिशियली सरेंडर करता है 2009 में। ब्रूटल सप्रेशन यहाँ पर किया जाता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इवन इतनी वायलेशन होती है कि यूनाइटेड नेशंस में जब 2012 में श्रीलंका ने जो ये जो का फाइनल जो ये अटैक किया, ठीक है, सरेंडर करवाने के लिए, इसके अगेंस्ट वोट किया था इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में। तो श्रीलंका का जो ये डिसीजन है वर्ल्ड वाइड कंडेम्ड किया गया था। तो ये पूरी हमारी क्लास थी। ठीक है।